हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स कुछ कंबाइन हो रहा है। जब भी एलिमेंट्स कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, और कंपाउंड्स कंबाइन होकर के न्यू कंपाउंड बनाते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का टू फॉर्म कंपाउंड, तो जब कंपाउंड बनते हैं यानी एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ लॉज फॉलो करते हैं। तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क करके एक्सपेरिमेंटली कुछ लॉज डिफाइन किए। उन लॉज के अकॉर्डिंग ही जब उन्होंने कहा कि इन लॉज के अकॉर्डिंग जो है केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है, मींस एलिमेंट्स कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं, या फिर जब भी कंपाउंड्स जो है वो कंबाइन होकर के प्रोडक्ट देते हैं, न्यू कंपाउंड्स देते हैं, तो वो इन लॉज को फॉलो करते हैं। तो हम इन लॉज को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ए लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और जो ए लेवोजियर इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंडर एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी कोई फिजिकल या केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मींस जब रिएक्टेंट है जिसका जितना मास है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका मास भी उतना ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, H2 सॉलिड फॉर्म में है, x ग्राम है। जब हमने इसको हीट किया, हीट के लिए हम ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम एरो के ऊपर हीट भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। तो जो इसका मतलब सॉलिड जो x ग्राम था, हीट होने के बाद लिक्विड यानी प्रोडक्ट जो है वो भी x ग्राम ही रहा। तो यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अंदर मास के अंदर कोई चेंज नहीं आया। सेकंड लॉ है, सेकंड एग्जांपल हमने लिया है C+O2 गिव्स CO2। ठीक है, C हमने क्या है, कार्बन, इसका मोलिकुलर वेट एटॉमिक वेट होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम, CO2 का मोलिकुलर वेट होता है 44 ग्राम। ठीक है, तो इसको जो हमने क्या किया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर के हमें क्या दे रहे हैं, CO2 दे रहे हैं। केमिकल चेंज है, बट यहाँ पर टोटल वेट कितना है, 12 + 32 44 ग्राम, और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका वेट भी कितना है, 44 ग्राम। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। जब ये लॉ है, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। तो लिमिटेशन क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शन इस लॉ को फॉलो नहीं करती। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है जब वो रिएक्शन प्रोसीड होती है। सभी ने पढ़ा होगा यूरेनियम, फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन, ये सब न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर आती है। इसके अंदर क्या होता है कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड करती हैं तो वहां पर एनर्जी भी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी उसी कंटेंट से आती है जो उसके अंदर है, यानी कि जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो किस रिलेशन से होता है, आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है, E = mc²। m मास जो वो E एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी m को हम c² से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एनर्जी रिलीज्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट का मास होगा वो रिएक्टेंट से कम होगा। मीन्स मास ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल नहीं है, मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इनके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करता। तो इसलिए एक न्यू स्टेटमेंट दी गई जिसको कहा गया मॉडिफाइड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि मास ऑफ सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, कि जो मास और एनर्जी का सम है सिस्टम का वो कॉन्स्टेंट रहता है। सबसे पहले कहा गया था कि सिर्फ मास कॉन्स्टेंट रहता है, बट जब हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी किया वहां हमें मिला कि मास के साथ साथ एनर्जी दोनों का सम, क्योंकि मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो मास प्लस एनर्जी का जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं इसके ऊपर। वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिकम्पोज बाय 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या है, NaHSO4 एंड 1.825 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर प्रोड्यूस इन द सेम रिएक्शन। दोबारा पढ़ते हैं कि व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। कितना जो हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा
is decomposed by 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कितना सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज होगा और हमें क्या प्रोडक्ट देगा, 6 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और 1.825 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड। तो पहले इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगी, सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड को लिखते हैं NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हमें मिल क्या रहा है दोनों की रिएक्शन से, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी NaHSO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। अब हम सबका वेट नीचे लिख लेते हैं। हमें सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया 4.9 ग्राम, ठीक है, NaHSO4 दिया गया 6 ग्राम, HCl दिया गया 1.825 ग्राम। अब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमारा NaCl हमें कैलकुलेट करना है, हमने इसको x ग्राम कंसीडर कर लिया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। केमिस्ट्री के अंदर हम मास एंड वेट दोनों को इक्वल कंसीडर करके चलते हैं। तो हम यहाँ पर मास लिखे और वेट लिखे, कोई एक ही बात है। वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ NaCl प्लस वेट ऑफ H2SO4 यानी x प्लस 4.9 ग्राम, और वेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, वेट ऑफ NaHSO4 प्लस वेट ऑफ HCl, इन दोनों का ऐड कर देंगे तो 7.825। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट यानी x प्लस 4.9 ग्राम इज इक्वल टू 7.825 ग्राम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2.925 ग्राम। तो ये न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग एनी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज मेड अप ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा क्या होता है, एक जैसे एलिमेंट से मिलकर के बना होता है और उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी फिक्स्ड होता है। यहाँ पर हम CO2 का एग्जांपल ले लेते हैं। CO2 है वो किस किस से मिलकर के बनी हुई है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनी हुई है। दोनों की क्या है, रेशियो सेम है, यानी 1 एटम कार्बन का होगा तो 2 एटम ऑक्सीजन के होंगे। ये क्या है, CO2 जो हमें किसी भी मेथड से मिले, अलग अलग सोर्सेज से मिल सकती है, उन सब से हमें क्या मिलेगी, CO2 ही मिलेगी और कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिल करके बनेगी। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, हमने क्या कर लिया, CO2 को फॉर्म इन नंबर ऑफ वेज, अलग अलग नंबर ऑफ वे से देखा। सबसे पहले बाय बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, कोक क्या होता है, कार्बन होता है उसके अंदर, उसको O2 से, एयर से हमें क्या मिलेगी O2, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा CO2। फ्यूल की कंबशन से हमें क्या मिलता है CH4 प्लस 2O2, इससे क्या मिलेगा CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ से हमें CO2 मिल रही थी, यहाँ से हमें CO2 मिल रही है। लाइमस्टोन के डिकम्पोजिशन से CaCO3 क्या होता है, लाइमस्टोन, इसका डिकम्पोजिशन होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो हमने यहाँ क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को 3 मेथड से प्रिपेयर किया, बर्निंग ऑफ कोक, कंबशन ऑफ फ्यूल एंड डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन, इन तीनों मेथड से हमें क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है। ठीक है, और इन ऑल द 3 सैंपल CO2 इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। ठीक है, 1 एटम किसका है, कार्बन का है, 2 एटम किसका है, ऑक्सीजन की है। अगर वेट वाइज देखें तो कितना है, इसका एटॉमिक वेट 12 ग्राम, इसका एटॉमिक वेट है ऑक्सीजन का 16, 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा 32। दोनों की रेशियो क्या रहेगी, 12:32 मीन्स 3:8। हर सैंपल से हमें जो CO2 मिल रहा है उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है बाय मास 3:8 है, 3:8 एंड 3:8। तो यहाँ से क्या होता है, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी कंपाउंड, ठीक है, किसी भी मेथड से मिले वो क्या रहेगा, सेम एलिमेंट से मिलकर के बना होगा और फिक्स्ड प्रोपोर्शन से बना होगा। अब इसकी लिमिटेशन आ जाती है। इसकी लिमिटेशन क्या है, सबसे फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन सेम कंपाउंड हैव डिफरेंट आइसोटोप। जब एक कंपाउंड के पास क्या होता है, डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटम्स है सेम एलिमेंट के जिनके पास क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक मास है। जब हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ZXA, X सिंबल हो गया, Z एटॉमिक नंबर, A एटॉमिक मास। यानी कि एक एलिमेंट है, एलिमेंट तो सेम है, उसके पास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के पास 2 आइसोटोप्स हैं, C12 एंड C14। एलिमेंट कार्बन ही रहेगा, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है बट एटॉमिक जो मास है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर कार्बन 12 है और कार्बन 14 है। ऐसे ही ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, 8O16, 8O17 एंड 8O18।
अब अगर हम जो कार्बन है वो अलग अलग आइसोटोप से मिलकर के बनी है, जैसे C12 से और C14 से, तो इनका जो रेशियो रहेगा C12, जहां पर C12 प्रेजेंट है तो 12:32 रहेगा, और जहां पर C14 प्रेजेंट है वो 14:32 रहेगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर ये लॉ फेल हो जाता है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है C2H5OH एंड CH3OCH3। यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीन्स किस किस से मिलकर के बना है, ये 2 कार्बन से मिलकर के बना है, C2H6 और O, ये भी इसी से मिलकर के बना है, C2H6O। इसके अंदर भी 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसके अंदर भी 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो क्या है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू आइसोमर बिकॉज डिफरेंट आइसोमर हैव सेम एटॉमिक रेशियो बाय मास। ये क्योंकि डिफरेंट आइसोमर्स के पास क्या है, एटॉमिक रेशियो सेम है बाय मास से। अब यहाँ पर भी क्या है, दोनों में 2 कार्बन है तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एक कार्बन का 12 होता है तो 2 का 24, 6 हाइड्रोजन 6 हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन का 16। सेम यहाँ पर है तो क्या रहेगा, रेशियो सेम रहेगी, पर जो कंपाउंड है वो डिफरेंट है। तो हमने क्या कहा था, सेम कंपाउंड होगा और वो क्या होगा, सेम एलिमेंट से मिलकर के बना होगा और उनकी जो रेशियो होगी वो डेफिनेट होगी, बट यहाँ पर कंपाउंड क्या है, वो डिफरेंट है। तो हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो हमने एग्जांपल लिया, द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन by heating 2.16 gram of metallic copper with nitric acid was found to be 2.7 gram। यानी क्या कहते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो हमें कैसे मिल रहा है, 2.16 ग्राम मेटालिक कॉपर को हीट किया है विद नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड साथ, वाज फाउंड टू बी 2.7 ग्राम। ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या है, 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया है 0.92 ग्राम कॉपर के अंदर। शो दैट द डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट देखेंगे। दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है, कार्बन कॉपर ऑक्साइड यानी CuO है, इसके अंदर क्या क्या होता है, कॉपर और ऑक्सीजन होती है। इनके अंदर हम क्या देखेंगे, कॉपर और ऑक्सीजन का देखेंगे कि कॉपर कितना प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है बाय मास दोनों के अंदर। अगर दोनों के अंदर कॉपर और ऑक्सीजन सेम रेशियो प्रेजेंट है तो इसका मतलब जो है, हमारा जो डाटा है वो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन को फॉलो करता है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमें क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ कॉपर दिया हुआ है यहाँ पर 2.16 ग्राम, तो वेट ऑफ कॉपर हो जाएगा 2.16 ग्राम, और कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है 2.7 ग्राम, तो 2.7 ग्राम क्या हो गया, हमारा कॉपर ऑक्साइड हो गया। जो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर कॉपर ऑक्साइड किस किस से मिलकर बनता है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन से। कॉपर हमें 2.16 ग्राम दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 2.7 माइनस 2.16 इज इक्वल टू 0.54 ग्राम। तो परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें कॉपर की परसेंटेज निकालनी है तो वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू 100। वेट ऑफ कॉपर इज 2.16, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड 2.7, इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 80%। ऐसे इसी तरह से हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू 100। इसको ऑक्सीजन की वेट है 0.54 डिवाइड बाई 2.7 इंटू 100 इसको 25%। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमें दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड का वेट 1.15 ग्राम और कॉपर का वेट 0.92 ग्राम। तो हम सेकंड एक्सपेरिमेंट में लिख देते हैं, वेट ऑफ द कॉपर ऑक्साइड 1.15 ग्राम, वेट ऑफ कॉपर 0.92 ग्राम, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो 0.23 ग्राम आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या रहेगी, वेट ऑफ कॉपर बाय टोटल वेट इंटू 100 इक्वल टू 80% आ जाएगा। वेट ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। अब हम देख रहे हैं दोनों जगह परसेंटेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, 80% 20%, 80% 20%। दोनों की रेशियो क्या रहेगी, 4:1 रहेगी। तो जो हमारा जो डाटा है वो क्या करता है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन को फॉलो करता है। अब हम नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था जो वो डॉल्टन ने दिया था इन 1803 में। ये लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेनेवर टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड, द वेट ऑफ वन एलिमेंट फिक्स्ड, देन द वेट ऑफ द अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वेट। ये लॉ क्या कहता है कि जब 2 एलिमेंट
बने हुए दो एलिमेंट कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। एलिमेंट सेम है, कंपाउंड अलग अलग बनाते हैं क्योंकि वो अलग अलग रेशियो के अंदर एक दूसरे से मिलकर के बने होते हैं। तो जो वेट है दूसरे एलिमेंट का, अगर एक एलिमेंट का वेट फिक्स कर दिया तो दूसरे एलिमेंट का वेट क्या करेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएगा। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके डिफरेंट ऑक्साइड देते हैं, ठीक है, ओनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के डिफरेंट ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। एक नाइट्रोजन के वेट को अगर हम सेम कर दे सारे ऑक्साइड्स के अंदर, तो जो ऑक्सीजन का वेट होगा वो क्या करेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएगा। जैसे कि हमने देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के ये ऑक्साइड देते हैं, क्या कहते हैं, N2O, NO, N2O3, N2O5, N2O4, N2O5, ये सब क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। तो इनके अंदर नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, N2, 2 नाइट्रोजन एटम यानी 2 × 14 28 हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम ये कंसीडर करते हैं सिर्फ 14, और यहाँ पर N2O3 में 28, N2O4 में 28 और N2O5 में 28। अब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन अब इधर देखते हैं, अगर N2O ओनली 1 एटम यानी 16, NO के अंदर भी अगर हम अभी 16 लेकर के चलते हैं, ठीक है, 3 एटम है तो 48, 4 है तो 64, 5 है तो 80। अब हम क्या किया, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 28 है, तो हम इनकी रेशियो, नाइट्रोजन की रेशियो क्या कर दी, नाइट्रोजन का वेट सेम कर देते हैं, हर जगह 28 कर देते हैं। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 28 और यहाँ पर आ जाएगा 32। अगर हमने यहाँ क्या किया, नाइट्रोजन का वेट फिक्स कर दिया 28, तो जो ऑक्सीजन का वेट है उसकी रेशियो देखते हैं वो क्या आती है, जो हमारा ऑक्सीजन का वेट है उसकी रेशियो देखते हैं वो क्या आती है, सिंपल होल नंबर रेशियो, 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 64 रेशियो 80। तो जो रेशियो आएगी वो क्या आ जाएगी, 1:2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। तो जो हमारा डाटा है, हमने क्या किया इसके अंदर, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके डिफरेंट एटम्स कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो उन कंपाउंड्स के अंदर एक एलिमेंट को क्या कर दिया हमने, उस वेट को फिक्स कर दिया, तो सेकंड एलिमेंट का जो वेट होगा वो क्या करेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो फॉर्म करेगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एग्जांपल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमने एग्जांपल लिया कि कॉपर गिव 2 ऑक्साइड, कॉपर क्या देता है, 2 ऑक्साइड देता है, ऑन हीटिंग 1 ग्राम ऑफ ईच इन हाइड्रोजन। ऑक्साइड क्या है, अलग अलग ऑक्साइड ले लिया, दोनों का 1 ग्राम ले लिया। एक क्या मिलता है हमें 0.88 ग्राम और दूसरे से क्या मिलता है 0.798 ग्राम मेटल, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑक्साइड से हमें 0.88 ग्राम कॉपर मिलता है, सेकंड ऑक्साइड से हमें 0.798 ग्राम कॉपर मिलता है, ठीक है। शो दैट दीज रिजल्ट्स आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हमें एक शो करना है कि जो हमारा डाटा है वो क्या कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, इन दिस न्यूमेरिकल वी कंसीडर द वेट ऑफ 1 एलिमेंट टू बी 1। हम क्या कर लेंगे, जो एक एलिमेंट है, कॉपर और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड के किस किस से मिलकर के बना होता है, कॉपर और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हमने क्या कर लिया, कॉपर और ऑक्सीजन में से किसी एक एलिमेंट का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर वेट को फिक्स कर लेंगे, ठीक है, और दूसरे के वेट को क्या निकाल लेंगे, दोनों में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, उस कोरस्पॉन्डिंग वेट के अकॉर्डिंग। तो दोनों की रेशियो निकाल लेंगे, अगर वो रेशियो सिंपल आती है, सिंपल होल नंबर रेशियो आती है, तो हमारा डाटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अगर वो रेशियो सिंपल नहीं आती है तो हमारा डाटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉपर के वेट को फिक्स कर दिया 1 ग्राम, ठीक है। अब हम पहले सबसे अपने जो हमारा डाटा दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर हमें क्या दिया होता, कॉपर ऑक्साइड का वेट क्या है, 1 ग्राम है दोनों के अंदर, और जो कॉपर का वेट है वो 0.88 ग्राम है। तो वेट ऑफ कॉपर 188 ग्राम हो गया। कॉपर ऑक्साइड तो इसके अंदर 1 ग्राम है ही है पहले से ही, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड का वेट माइनस कॉपर का वेट, यानी 1 माइनस 0.888 यानी 0.112 ग्राम। अगर हमारे पास 0.888 ग्राम कॉपर है तो कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, 0.112। अगर हमारे पास 1 ग्राम है, क्योंकि 1 ग्राम कॉपर हमने फिक्स कर दिया, अगर 1 ग्राम कॉपर है वो कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, 0.126 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। अब हम सेकंड ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। सेकंड ऑक्साइड का जब 1 ग्राम हीट होता है वो हमें कितनी मेटल देता है, यानी कितना कॉपर देता है, 0.798 ग्राम। तो हम देखते हैं कि वेट ऑफ कॉपर कितना है। कॉपर ऑक्साइड तो यहाँ पर भी 1 ग्राम है, 1 ग्राम कॉपर है, और कॉपर हमें कितना मिल रहा है, 0.798 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना होगा, 1 माइनस 0.789 मीन्स 0.202 ग्राम, ठीक है। जब हमारे पास 0.798 ग्राम कॉपर है वो कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, 0.202 ग्राम के साथ। तो 1 ग्राम कॉपर कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी
0.253 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। अब हमारे पास क्या है, 1 ग्राम कॉपर के कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन कितनी है, 0.126 ग्राम। और यहाँ पर सेकेंड ऑक्साइड के अंदर 1 ग्राम कॉपर के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन कितनी है, 0.253 ग्राम। अब हमने क्या कर लिया, कॉपर को फिक्स कर दिया, सेम वेट है, फिक्स कर दिया 1 ग्राम। दोनों की ऑक्सीजन की रेशियो निकालेंगे तो ऑक्सीजन की रेशियो कितनी आएगी, 0.126 रेशियो 0.253 यानी 1:2। अब हमारा एक लॉ और है गेल-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसके जो गेल-लुसे साइंटिस्ट था, उन्होंने 1808 में ये लॉ दिया था। उन्होंने क्या किया था, लंबे टाइम तक बहुत सारी रिएक्शन को स्टडी किया जो गैसियस रिएक्शन थी, यानी जिनके अंदर रिएक्टेंट भी गैस था और प्रोडक्ट भी गैस था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उनके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके अंदर क्या है, एक वॉल्यूम्स के अंदर रिलेशन है, मतलब कि वो कुछ ना कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं, यानी कि जो उनका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम्स है वो डेफिनेट है, यानी कि वो सिंपल होल नंबर रेशियो। तो उन्होंने क्या ला दिया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वेन एवर गैस इज कंबाइंड दे डू सो इन वॉल्यूम विच बेयर सिंपल होल नंबर रेशियो विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द गैसियस प्रोडक्ट। उन्होंने क्या कहा कि सिमिलर कंडीशन लेते हैं अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की, जब गैसेस कंबाइन करती है एक दूसरे के साथ, वो क्या करती है, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करती हैं। किसका सिंपल होल नंबर रेशियो, उनके वॉल्यूम्स का, और किसका, गैसेस रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, दोनों का क्या रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। अगर यहाँ पर हम H2 का एग्जांपल, H2+Cl2 का एग्जांपल लेते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर के हमें क्या देती है प्रोडक्ट में, HCl गैस देती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देती है। तो हम क्या देखते हैं कि 1 वॉल्यूम जो H2 का वो कंबाइन करता है 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 और हमें क्या मिलते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो इनकी रेशियो क्या रहेगी, 1:1:2 रहेगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, कॉम्बिनेशन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विच गिव अमोनिया गैस। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसकी क्या रिएक्शन होगी, N2+3H2 गिव 2NH3। यहाँ पर 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट करता है 3 वॉल्यूम ऑफ H2 के साथ, तो हमें क्या मिलता है 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। तो यहाँ पर रेशियो क्या रहेगी, 1:3:2 रहेगी। ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो वॉल्यूम है गैसेस के, जो इनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी जिस यूनिट के अंदर हम रिएक्टेंट के वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं उसी यूनिट के अंदर हमें प्रोडक्ट के वॉल्यूम को मेजर करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रिएक्टेंट के वॉल्यूम को लीटर में ऑब्जर्व करें और प्रोडक्ट के वॉल्यूम को मिलीलीटर में, या फिर रिवर्स, मतलब कि उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर हम वॉल्यूम को लीटर में मेजर कर रहे हैं तो तीनों वॉल्यूम को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों के वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, लीटर में मेजर करेंगे। अगर हम उसको मिलीलीटर में मेजर कर रहे हैं तो उनको मिलीलीटर में मेजर करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये लॉ डिफाइन हो जाता है। थैंक यू।